दरअसल मैथ क्लासेस के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों ये लेक्चर नंबर 2 होगा हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का। इसमें आप लोगों को खंड ब वाले में प्रश्न संख्या 1 और 2 जो कि 2-2 नंबर और 4-4 अंक के जो प्रश्न है उसको यहाँ पे हल कराए जाएंगे। इसका जो पहला लेक्चर था उसमें बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 OMR सीट में भरने होते हैं वो मैंने करा दिया है। उसमें एक क्वेश्चन उसका छूटा हुआ है प्रश्न संख्या 18, उसको मैं यहाँ अभी कराने जा रहा हूँ, पहले उसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ प्रश्न संख्या 1 और 2 के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मैं कराऊंगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उनको भी जो है कि काफ़ी लाभ मिलेगा, ठीक है। तो सभी प्रश्न 2024 के जो सेट हैं मैथमेटिक्स का सेट 1 सेट 2 मैंने करा दिया है, सेट 3 भी करा दिया है, ये सेट 4 चल रहा है। सेट नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 2 है, इसके क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं जिसका संकेतांक है 822 HY। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले लेक्चर का बहुविकल्पी प्रश्न संख्या 18 जो कि बाकी था उसको पहले करा देते हैं, उसके बाद तो फिर यहाँ से इसके क्वेश्चन को कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया हुआ था बहुविकल्पी का प्रश्न है, इसका ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि दो मित्र हैं, उनका जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही है। मतलब एक ही दिन दोनों लोगों का जन्म हुआ है। तो ये समझिए कि जो 2020 में दोनों का जन्म हुआ, तो 2020 जो सन है ये कैसा वर्ष है, क्या ये अधिवर्ष है, ये पता करना है। अगर तो 4 से इसमें भाग दीजिए। अगर ये 4 से भाग पूरा चला जा रहा है, शेषफल नहीं बच रहा है, यानी शेषफल 0 हो रहा है, तो ये अधिवर्ष माना जाएगा। तो जैसे ही इसमें 4 से भाग देंगे तो ये 4 पंजे 20, उसके बाद ये 0, 4 पंजे 20, यानी 4 का भाग पूरा चला जा रहा है। इसका मतलब कि ये अधिवर्ष है। तो जब ये पता चल गया कि ये अधिवर्ष है तो इसका मतलब कि इस वर्ष में 366 दिन होंगे, 366 दिन ये होंगे, ठीक है। अब जब दोनों का जन्म हुआ होगा एक ही दिन, तो वो कोई एक ही दिन इसमें से होगा, ऐसा कोई एक दिन होगा। तो जो ये 366 दिन है इसमें से कोई एक ही दिन ऐसा होगा जिसमें दोनों लोगों का एक साथ एक ही दिन मतलब जन्म हुआ होगा, तो वो एक है। और कुल कितने दिन है? 366। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, एक ही दिन जन्म होने की जो प्रायिकता होगी वो 1/366 होगा, 1/366। तो याद रखिए इसका जो विकल्प होगा विकल्प बी होगा, आप देख सकते हैं उसमें विकल्प बी इसका सही होगा, विकल्प बी, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, जिस सन में कह रहा है ये पता करो कि ये लीप वर्ष यानी अधिवर्ष है कि नहीं। 4 से भाग देंगे, अगर ये पूरा भाग चला जाएगा तो इसका मतलब कि ये लीप वर्ष है, तो उसमें 366 दिन होंगे, और अगर लीप वर्ष नहीं है तो उसमें 365 दिन होगा। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं खंड ब वाले में, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 जो कि 2-2 अंक के 6 प्रश्न है और सभी खंड करने हैं, 12 अंक का इसमें मिलेगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 का क ये कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर दिया है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इनका अंतर 26 दिया है, तो ये x माइनस वाई बराबर 26, ये पहला समीकरण बन गया। अब इसमें जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। जो पहली संख्या है x, ये जो है दूसरी संख्या y का 3 गुना है, तो x बराबर 3y हो जाएगा। तो जो x का मान आया है 3y, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, ये समीकरण नंबर 2 है। तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, तो इसमें रख देते हैं। तो x की जगह जैसे ही 3y रखेंगे तो 3y माइनस वाई बराबर 26, घटाएंगे इसमें से तो 2y बराबर 26, 2 से भाग देंगे तो y बराबर 26/2, ये काटेंगे तो 13, y का मान 13 आ गया, ठीक है। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दें तो ये 13 × 3 39 हो जाएगा। तो x बराबर
3 गुणे 13 यानी x बराबर 39। x बराबर 39 कहने का मतलब है कि पहली संख्या आ गई, पहली संख्या x बराबर 39 और जो दूसरी संख्या है वो y है और y बराबर आया है 13। तो 39 और 13 यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक का प्रश्न है ये और बहुत आसान है। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण जो आप पढ़े हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसी से ये प्रश्न लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो ख है, ख वाला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22, यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22, जहां 2a न्यून कोण है, a का दुगना 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये cot में दिया है, ये tan में दिया है, तो पूरा कोण जो होता है उसके नियम से हम लगाएंगे। तो cot 2a को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a और इधर दिया है tan a माइनस 22। तो आप ये जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, जो यहाँ पे सूत्र लगाए हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो cot में ये दिया हुआ था और इसको मैंने tan में बदला तो 90 माइनस लगा दिया। अब दोनों पक्षों से tan को जब इसको हटाएंगे, कैंसिल करेंगे, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22। तो 90 को इधर ले आइए, a को इधर ले आइए, तो इधर बचेगा माइनस 2a, a को इधर लाएंगे तो माइनस a बराबर माइनस 22 और 90 इधर आके माइनस 90। तो घटना इसको जोड़ेंगे तो माइनस 3a बराबर माइनस ये 2 और 9 2 11, माइनस माइनस से कैंसिल कर दीजिए, 3 से भाग देंगे तो a बराबर 112/3 और इसको जब काटेंगे तो 3 त्रिक के 9, ठीक है, 3 त्रिक के 9, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 त्रिक के 9, 3 3 करके आएगा। तो a का मान जो आ रहा है 37.3 डिग्री, a का मान 37.3 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 2 प्रश्न हो गए, 2-2 अंक के। ये ख था। इसके बाद ग देखते हैं। तो आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 का ग है। प्रश्न संख्या 1 का ग, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये संख्या पद्धति से लिया गया प्रश्न है। जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है, पहला अध्याय कक्षा 10 का, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बता दूं, संख्या पद्धति यानी जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या वाला, उसमें मुख्य रूप से अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला सवाल पूछा जाता है। ल स म स के सवाल भी पूछे जाते हैं, ल स ज्ञात करना, म स ज्ञात करना। और बहुविकल्पी में अक्सर पूछा जाता है कि सह अभाज्य संख्या का कौन सा युग्म है, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म भी पूछा जाता है। तो एक प्रश्न जरूर यहाँ से आप लोग तैयार कर लीजिए कि जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया जाता है उस तरह का प्रश्न जरूर है होता है। तो यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका उल्टा, इसका विलोम मान लेते हैं कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसका जो प्रूफ है, यानी इसको हिंदी में उपपत्ति बोलते हैं, तो इसको समझिए आप लोग। मान लेते हैं, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या मान लिया इसको। और परिमेय संख्या जो होता है वो a बटा b के रूप का होता है। a बटा b, जहां a और b ऐसे 2 धन पूर्णांक है जिसमें b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर ये परिमेय मान लिया तो यहाँ पर a बटा b बराबर कड़ी में 2 रख देंगे, जहां a और b ऐसे 2 धन पूर्णांक हैं, ऐसे 2 धन पूर्णांक हैं। ब्रैकेट में b जो है 0 नहीं होना चाहिए, जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसे 2 धन पूर्णांक हैं जो आपस में सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब कि ऐसी संख्या जो या तो स्वयं से भाग जाए या तो 1 से भाग जाए और किसी से भाग नहीं जाना चाहिए। यानी जो a और b में है वो कोई कॉमन
फैक्टर नहीं है, सार्वगुणनखंड कोई नहीं है। जैसे 4/6 होता है, 4/6 को अगर हम काटेंगे 2 से कट जाएगा, तो ये सहअभाज्य नहीं है। तो सहअभाज्य का मतलब है कि उसमें कोई भी संख्या का भाग दोनों में नहीं जा सकता, यानी ये पूरी तरह से शुद्ध अभाज्य संख्या ऊपर नीचे है जो है। जैसे 2/3 है, 7/9 है, इस टाइप का ये है। तो इसको मैंने कड़ी में 2 मान लिया, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो a बराबर कड़ी में 2 हो जाएगा। इसके बाद इसका वर्क कर दीजिए, वर्क करने पर, तो वर्क करने पर a स्क्वायर बराबर 2b² हो जाएगा। ठीक है, वर्क कर दिया, तो यहां से ये पता चल रहा है कि जो a स्क्वायर का मान है वो b² का 2 गुना है, यानी 2 से विभाजित है ये a स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, और जब किसी संख्या का वर्ग अगर 2 से विभाज्य है तो स्क्वायर हटाने पर जो ये संख्या a है ये भी 2 से विभाज्य अवश्य होगा। आप कोई भी नंबर को लेकर के, धन पूर्णांक को लेकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर a जो है ये भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो अगर ये a 2 से विभाज्य है तो a बराबर 2c ले करके इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि a जो 2 से विभाज्य है, यानी a जो भी संख्या है वो 2 का गुणक के रूप में है। तो मैंने c कोई धन पूर्णांक लिया है, उसका दुगना 2c जो कि a के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि 2 से विभाज्य है a। तो अब ये a बराबर 2c समीकरण 1 में जब रखेंगे तो ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2b², और यहाँ से 4c² बराबर 2b², फिर 2 से भाग दे दीजिए। जैसे ही 2 से भाग देंगे तो 2c² बराबर b², या फिर b² बराबर 2c²। तो यहाँ से b² का मान 2c² के बराबर है, इसका मतलब कि b² भी 2 से विभाज्य है यहाँ से, इसलिए b² 2 से विभाज्य है। तो जैसे यहाँ a² 2 से विभाज्य है तो a विभाज्य है, उसी प्रकार b² अगर 2 से विभाज्य है तो इसलिए b 2 से विभाज्य है। ये जो कथन मैंने लिया हुआ है यहाँ से जो आया है कथन, इसको मान लेते हैं स्टार मान लेते हैं, इसको कोई कथन हैश जो मोबाइल में होता है ये मैंने मान लिया। तो ये 2 कथन से पता चल रहा है कि a और b दोनों 2 से विभाज्य हैं, दोनों ही 2 से कट रहे हैं। और जबकि शुरू में a और b क्या माना था? आपस में सहअभाज्य लिया था, यानी कोई उसमें कॉमन नहीं था। और यहाँ पे जो 2 है वो a और b दोनों में कॉमन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये ऐसा हो रहा है। तो इसलिए a और b दोनों 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, जो कि यह विरोधाभास है। यह क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि आपस में ये सहअभाज्य माने थे, अब ये जो है दोनों 2 से विभाज्य हो रहे हैं। तो इसलिए जो हमने शुरू में माना है a और b के टाइप का, यानी ये कड़ी में 2 जो परिमेय संख्या माना है यह गलत है। यानी क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, इसलिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, यही दिखाना था। और याद रखिए, चाहे कड़ी में 2 दे या कड़ी में 3 दे, ऐसा कोई अपरिमेय संख्या जब भी देगा इस टाइप का, तो आपको पहले a/b मानकर, परिमेय संख्या मान करके इसी तरह से इसको लगाना है। तो जैसे कड़ी में 3 अगर सिद्ध करने के लिए दे दिया जाए तब भी आपको इसी तरह लगाना है। कड़ी में 5 सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है, उसको भी इसी तरह से लगाएंगे। तो जैसे मैंने बताया उसी तरह से इसको कर लेंगे। तो ये प्रश्न संख्या 1 का ग था। आगे बढ़ते हैं, इसका घ देखते हैं। इसमें माध्यिका ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 1 का घ, इसमें कह रहा है, इस प्रश्न में निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सारणी जो दिया है उसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, और इसका जो है माध्यिका ज्ञात करना है।
माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका। ठीक है, इसमें दिया क्या क्या है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता है 7, 8, 5, 20, 13, 7, 5, 20, 13, 7। इसकी माध्यिका अगर ज्ञात करनी है तो इसका एक कॉलम बनाएंगे संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता बनाएंगे। ये तैयार कैसे होता है, जो बारंबारता वाला कॉलम है इसी से करेंगे। तो पहले जो नंबर है 7, 7 उतार लेंगे, इसके बाद जोड़ते जाएंगे। तो 7, 8, 15 हो जाएगा, 15, 5, 20, ये 20, 20, 40, ये जोड़ेंगे तो 53, 53 और 7, 60 हो जाएगा। और जो बारंबारता है इसको जोड़ेंगे तो इसे कैपिटल एन से दिखाते हैं, तो ये भी जोड़ेंगे तो 60 ही आएगा। 8, 7, 15, 5, 20, 20, 40, 40 और 13, 7, 20, 60 हो जाएगा। इसके बाद n/2 ज्ञात कर लेते हैं। n/2 यानी 60/2, इसको काटेंगे तो 30 आएगा। अब ये जो 30 है ये संचयी बारंबारता के कॉलम में देखेंगे कि किस में आएगा। तो देखिए 7 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 40, यानी 20 के बाद जो ये 30 है वो इसी 40 के अंदर आएंगे। तो इसी में आपको पकड़ करके आपको यहाँ पहुंचना है। तो ये जो अंतराल दिख रहा है, वर्ग अंतराल, इसे कहते हैं माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग पता चल गया। और ये जो है बारंबारता में इसे फ्रीक्वेंसी एफ से दिखाते हैं। और इसके 40 के सीध में जो गए थे तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये CF यानी संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF उसको बोलते हैं। ये 20 हो गया आपका। तो जो जानकारी मिली है उसको मैं यहां लिख देता हूं। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग है 30 से 40। तो इसमें जो निम्न सीमा है इसे L1 से दिखाते हैं, निम्न सीमा, और L2 से दिखाते हैं उच्च सीमा। तो L1 निम्न सीमा ले लिया जाता है। और अंतराल, जो इसमें अंतराल है कितने कितने का गैप है, 10-10 का गैप है, तो h बराबर 10 ले लेंगे। f बराबर 20 है। और CF यानी संचयी बारंबारता वाला ये इसके ऊपर ये भी 20 है। जितनी जानकारी मिली है इसी को लेकर के सूत्र में रख देते हैं। तो माध्यिका का जो यहाँ फार्मूला होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, इसी में रख देंगे। तो L1 का मान 30 है, n/2 का मान भी 30 है, माइनस CF 20 बटे F का मान 20 है, और H का मान 10 ले लेंगे। तो 30 धन, ये देखिए 10/20 में 0 0 से कट जाएगा, और 30 में से 20 घटाएंगे तो 10/2, इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, तो 30 धन 5 35। तो इसका जो है 35 आ रहा है माध्यिका, 35। ठीक है, याद रखिए कि सांख्यिकी वाले अध्याय में से आपको एक प्रश्न माध्य से, एक माध्यिका से, एक बहुलक से जरूर पूछे जाएंगे। और माध्यिका वर्ग जैसे आपने निकाला है ये भी जरूर पूछा जाता है बहुविकल्पी के प्रश्न में, या बहुलक वर्ग भी पूछ सकता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है, इसमें बस चीजों को याद रखिए कैसे कैसे करना होता है, और अभ्यास बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 के घ के बाद अंग, इसका जो अंग है बहुत ही छोटा है। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका जो अंग है यहां देख लीजिए, द्विघात समीकरण 4x² धन 9x धन 5 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे इसको निकालेंगे, इसको गुणनखंड विधि से करिए। तो जो मध्य पद है इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो ये 5 ये 4 अगर जोड़ेंगे तो 9 तो देगा ही, सीधे सीधे ये 5 और 4 में बढ़ जाएगा। तो 4x² धन 4x धन 5x धन 5 बराबर 0।
इन दोनों में जोड़ा बना के गुणनखंड करिए, तो इसमें देखेंगे 4x कॉमन है, तो x धन 1 बचेगा, धन इसमें 5 कॉमन, x धन 1 बराबर 0। तो दोनों में देखिए x धन 1 निकल चुका है, x धन 1 को बाहर कर देंगे, उसके बाद दूसरे कोष्ठक में 4x धन 5 बराबर 0। अब एक एक गुणनखंड जो एक एक घात का है उसको शून्य के बराबर रखेंगे और उसका मूल ज्ञात कर लेंगे। तो x धन 1 बराबर शून्य रखेंगे तो x बराबर धन 1 पक्षांतर होके ऋण 1 मिल जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा उठाइए, 4x धन 5 बराबर शून्य रखेंगे तो 4x बराबर ये पक्षांतर करेंगे तो -5, तो x बराबर 4 बटे में आ जाएगा -5 बटे 4। तो इसके जो मूल ज्ञात हो रहे हैं ये x बराबर -1 और -5 बटे 4, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, -1 और -5 बटे 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न है 2 नंबर का, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले अध्याय से लिया गया है इसको। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का च है, प्रश्न संख्या 1 का च, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेमी लंबे तांबे के छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। एक देखिए तांबे का छड़ है और उसका व्यास दिया है 1 सेमी। समझिए यहाँ पे जो व्यास है यानी इसके छड़ की मोटाई दिया हुआ है 1 सेमी और इसकी जो लंबाई है वो 8 सेमी दिया हुआ है, 8 सेमी इसकी लंबाई दी हुई है। तो इस छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका जो चित्र है ये देख के आपको पता लग गया होगा कि ये बेलन की आकृति का है। तो आयतन निकालने के लिए बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो जो इसका व्यास है, व्यास बराबर 1 सेमी, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर 1/2 सेमी, और इसकी जो लंबाई है वो यच मान लेते हैं इसकी लंबाई, तो यच बराबर 8 सेमी है। तो जब r और यच पता है तो इसलिए तांबे के छड़ का आयतन, तांबे के छड़ का आयतन का सूत्र बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h। तो पाई r का मान 1/2 है, तो 1/2 गुणे 1/2 और h का मान 8। तो इसको हल करेंगे, 2 दूना 4, 4 से 8 काटेंगे 8 को, तो 4 दूनी 8, तो ये निकल के आ रहा है 2 गुणे पाई, 2 पाई घन सेमी, ये इसका आयतन आ रहा है। ठीक है, 2 पाई घन सेमी इस तांबे के छड़ का आयतन आ गया, यही इसका उत्तर हो गया। तो देखिए 2-2 अंक वाले जितने प्रश्न थे वो हो चुके हैं और इसमें सभी खंड करना था 2-2 अंक का। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 जो है इसमें किन्हीं 5 खंडों को करना है। ठीक है, किन्हीं 5 खंडों को कीजिए, केवल 5 खंड करने हैं और 6 ठो दिए रहेंगे प्रश्न, 6 में 5 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, तो ये 4 पंजे 20 अंक का ये प्रश्न इसमें चलेगा। तो चलिए इसका क शुरू करते हैं। तो दूसरे का क है, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के जो चैप्टर है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। तो इसको देखते हैं ये कैसे इसको करेंगे। देखिए m पदों का योग n दिया है और n पदों का योग m दिया है। तो पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d को मान लेना होता है। तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद a और सारवंतर बराबर d। प्रथम पद सारवंतर मानने के बाद अब जो m पदों का योग दिया है यम से दिखाते हैं और योग दिया है n, तो यम बराबर n, और n पदों का योग यन, ये m दिया है, n पदों का योग m। तो अब यम का सूत्र है m/2 कोष्ठक में 2a धन
m-1 इंटू डी बराबर n। ठीक है, ये n पदों समांतर श्रेणी यानी एपी के n पदों का योगफल का सूत्र जो होता है, तो यहाँ पर m पदों का योगफल का फार्मूला m/2 कोष्ठक में 2a प्लस m-1 इंटू डी, अब बराबर दिया है n। तो यहाँ से 2 इस तरफ चला जाएगा और यम से गुणा कर देते हैं। देखिए क्यों करेंगे गुणा, वो आपको पता चलेगा, पहले गुणा करिए। तो 2am प्लस m-1 इंटू डी बराबर 2n, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। अब जो n पदों का योग m दिया है, इससे लगाएंगे तो ये फार्मूला होगा n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m दिया है। तो यहाँ भी बटे 2 इस तरफ चला जाएगा और n से गुणा कर दीजिए, तो 2an प्लस n-1 इंटू डी बराबर 2m, ये समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 - 2 जब घटाएंगे तो लेफ्ट वाला जो है पद लेफ्ट में से घटेगा, लेफ्ट में से लेफ्ट, और राइट वाला राइट में से घटेगा। तो 2am में से 2an जब घटाएंगे तो 2a कॉमन हो जाएगा, तो 2a ब्रैकेट में m-n लिखिएगा। जब आप घटाएंगे तो 2a कॉमन हो जाएगा, m-n, फिर प्लस, उसके बाद d यहाँ और यहाँ में से कॉमन हो जाएगा, तो जो बचेगा ये गुणा करके इसको लिखेंगे m² माइनस m, और घटाएंगे इसको, तो जब इसको घटाएंगे तो पहले गुणा कर लेंगे, तो ये n² प्लस n। ठीक है, n² माइनस n है, लेकिन माइनस पहले लगेगा तो प्लस n d के साथ, और बराबर इधर जो है 2n, ये 2m घटा देंगे तो 2 कॉमन n-m ले लेंगे। अब इसके बाद 2a ब्रैकेट में m-n प्लस d m² माइनस n² एक साथ माइनस m प्लस n, तो माइनस निकालेंगे तो m-n हो जाएगा, और बराबर इसमें से माइनस को आउट करेंगे तो इसका चिन्ह बदल के m-n ये लिखा जाएगा। माइनस को निकाल देंगे तो ये m-n हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, तो m-n इसमें दोनों पक्षों में m-n मिलेगा, तो दोनों पक्षों में m-n से भाग देने पर, m-n से जब भाग देंगे तो m-n से भाग देंगे, कैंसिल होकर 2a बचेगा, प्लस d ब्रैकेट में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये m² माइनस n² में से m-n से भाग दे देंगे तो एक गुणनखंड m+n बचेगा, और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, और बराबर -2 बचेगा, तो m-n से भाग दे दिया। ठीक है, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब प्रश्न में क्या निकालना है, एपी के m+n पदों का योग, तो यस m+n यानी समांतर श्रेणी के m+n पदों का योग पूछा जा रहा है। तो जैसे m पदों का योग का फार्मूला ये लगाए हैं, तो ऐसे ही m+n पदों का योग का फार्मूला m+n/2 कोष्ठक में 2a प्लस m+n-1 इंटू डी, m+n पदों के योग का ये सूत्र लग जाएगा। जैसे m पदों के योगफल का ये लगा है, वैसे ही m+n पदों का ये लग जाएगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाला टर्म है, ये वाला जो पद है वो यहाँ आया है, और ये किसके बराबर है, -2 के, तो यहाँ पे -2 रख देंगे, तो m+n/2 इंटू -2, तो 2 से कट जाएगा, तो m+n पदों का योग बराबर माइनस ब्रैकेट में m+n, यानी जो AP है उसके m+n पदों का योग माइनस m+n, ये इसका योगफल आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों ये 4 अंक का प्रश्न है, थोड़ा सा ये कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, बस फार्मूले पर ये बैठा करके समीकरण 1 और 2 बना करके उसमें से घटा देना है, घटा करके इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसका क हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ख देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ख,
ठीक है। 2 का ख में है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। हमें सिद्ध करना है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्शियां खींची जाती है वो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा और स्पर्श बिंदु से जो केंद्र पे मिलाएंगे उनका जो कोण होगा वो आपस में संपूरक होगा। अभी देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, समझिए इसको। एक वृत्त पहले बना लेते हैं, ठीक है, और बाह्य बिंदु P ले लेते हैं। इस P से इस वृत्त पर 2 स्पर्शी खींच लेते हैं, एक और एक स्पर्शी ये हो गया PA PB। तो इनके बीच का जो ये कोण है ये वाला, और स्पर्श बिंदु से जब केंद्र को मिलाएंगे, केंद्र को O पर, तो जो ये कोण बन रहा है ये आपस में संपूरक होंगे। संपूरक का मतलब है कि इनका योगफल 180 अंश होगा। यानी हमें क्या दिखाना है, कोण APB धन कोण AOB बराबर 180 अंश, ये दिखाना है। इनका योगफल AOB धन कोण APB दोनों का योगफल 180 दिखाना है। तो ये तो बहुत आसान है। कैसे, पहले आपको यहां लिख देना है, क्या लिख देना है, माना O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, ठीक है, खींची गई है। अब खींचने के बाद OA और OB को मिलाया गया है। 4 अंक का प्रश्न है इसलिए ये सब लिखना जरूरी है, ठीक। अब ये मिला दिया गया OA OB को, तो यहां पर ये एक चतुर्भुज तैयार हो रहा है। और इसमें ये देखिए जो त्रिज्या OA है ये स्पर्शी AP पर लंबवत होता है। ये तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि किसी वृत्त के जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर जो स्पर्शी होती है वो आपस में लंबवत होता है। ऐसे ही OB जो है ये इस स्पर्शी PB पर ये भी लंबवत होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि त्रिज्या OA लंब है स्पर्शी PA पर यानी बिंदु A पर लंबवत है। इसी प्रकार दूसरा वाला त्रिज्या OB लंब है स्पर्शी PB पर। तो जब ये लंब है तो ये दोनों 90-90 अंश के हो जाएंगे, यानी कोण A और कोण B दोनों 90 अंश है। अब ये देख रहे हैं एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज AOBP में चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, ये याद है। कोण A धन कोण AOB धन कोण B धन कोण APB बराबर 360 अंश। तो कोण A और कोण B दोनों को 90 रखना है, यहाँ 90 रख दीजिए। तो 90 प्लस कोण AOB धन 90 प्लस कोण APB बराबर 360 अंश। तो 90 और 90 180 इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो कोण AOB धन कोण APB बराबर 360 माइनस 180 जो है इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण APB पहले लिख सकते हैं, कोण APB धन कोण AOB बराबर घटा दीजिए 180 अंश आ जाएगा। इसका मतलब कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्शियां खींची गई है उनके बीच का कोण और जो स्पर्श बिंदु से जो केंद्र पर अंतरित कोण आया है ये कोण ये आपस में क्या है, संपूरक है। संपूरक क्यों है, क्योंकि इनका योगफल 180 दे रहा है, यानी ये संपूरक है। यही यहाँ पे सिद्ध करना था। तो देखिए कॉन्सेप्ट को जितना अच्छा आप एक्सप्लेन करेंगे, जितना सही तरीके से लिखेंगे, नंबर आपको उतना ही अच्छा दिया जाएगा। और चित्र को बनाना यहाँ आवश्यक है और इस तरह से लगाएंगे तो आपको 4 नंबर का पूरा ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या ग देखते हैं। प्रश्न संख्या ग निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है, यहां से देख लीजिए। दूसरे का ग
इसमें एक बिंदु दिया है -4, 6। ये जो है दो बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी अनुपात पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक फिगर पहले बना लेते हैं। दो बिंदु दिया है ए और बी, इसका निर्देशांक दिया हुआ है -6, 10 और 3, -8। तो इनको मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P -4, 6 जो है ये किस अनुपात में बांट रहा है। तो मान लेते हैं ये M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अब ये समझिए कि ये अनुपात कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे AB के बीच में जो P आया हुआ है, तो अंतर विभाजन का सूत्र लगा दीजिए। अंतर विभाजन निर्देशांक ज्यामिति के जो अध्याय है उसमें आप देखेंगे कि अगर दो बिंदु का निर्देशांक पता हो, उनको मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसके बीच में किसी ऐसे बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना हो जो इसे दो अनुपात में बांट रहा है, M1 संबंधी M2 के अनुपात में। तो इसका सूत्र होता है Px, y बराबर, ये होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब इसी में इसको रख देते हैं। तो जो P है यहाँ पे -4, 6 रख देते हैं। P का निर्देशांक -4, 6 बराबर M1 गुणे x2। देखिए इसको x1 y1 मान लीजिए, x1, y1, और इसको x2, y2 ले लीजिए। तो M1 के साथ x2 बैठाना है, x2 है 3 प्लस M2 गुणे x1 का मान -6 बटे M1 प्लस M2 कामा, अब ये M1 y2 यानी M1 गुणे y2 है -8 प्लस M2 गुणे y1 है 10 बटे M1 प्लस M2। अब ये जो कामा करके निर्देशांक दिया है x, y, इसी तरह ये x, y इसी के संगत है। तो जब इसी के संगत है तो हम केवल x वाला जो निर्देशांक है इसकी तुलना करा करके M1, M2 को निकाल सकते हैं। तो -4 के बराबर ये ले लीजिए 3M1 -6 M2 बटे M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 इधर गुणा हो जाएगा -4 से, तो -4M1 -4M2 बराबर 3M1 -6M2। तो -4M1 ये इधर आएगा तो -3M1 बराबर -6M2, और ये इधर आके +4M2। तो ये जैसे ही इसको माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -7M1 आएगा, और ये घटेगा तो -6 में से 4 घटाएंगे 2M2। माइनस को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। M1 के बटे M2 ट्रांसफर होगा, तो M1 बटे M2 बराबर 2/7 हो जाएगा, 2/7, यानी M1 अनुपाते M2 बराबर 2/7। यानी जो अनुपात निकालना है M1 M2 का, ये 2:7 हो जाएगा। ये इसका उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये अंतर विभाजन के सूत्र से निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है, उससे ये निकाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ग के बाद घ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का घ है, 2 का घ, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। बारंबारता सारणी जो दिया है उससे बहुलक निकालना है। इसमें दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 तक। बारंबारता है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, 12, 6, 5, 3 ये दिया है। ठीक है, इस आंकड़े से बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का तरीका क्या है? सबसे पहले बारंबारता में देखिए कौन सबसे ज्यादा नंबर है। तो सबसे ज्यादा जो अंक है वो 12 है। तो 12 के सीध में जो ये आपको प्राप्त हो रहा है ये बहुलक वर्ग कहलाता है। और जो ये 12 है इसको हम F1 मान लेते हैं,
और F1 के जस्ट ऊपर पीछे इसको F0 माना जाता है और F1 के नीचे वाले को F2 माना जाता है। जैसे नंबर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी बीच वाले को 1 लेना है, यानी F1 लेना है। F1 जो है सबसे ज़्यादा वाला अंक होता है और उसके ऊपर जो भी नंबर है ये F0 हो जाएगा, उसके नीचे वाले को F2 मान लेंगे। और जो अंतराल है h बराबर 20-20 का अंतराल है। तो जितनी जानकारी है यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। F1 बराबर 12, F0 बराबर 10, F2 बराबर 6। और जो ये बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग दिया है 60-80। तो इसका जो निम्न सीमा है L1, ये L1 है, ये L2 है। L1 निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो L1 बराबर 60 है। उसके बाद जो अंतराल है h बराबर 20-20 का अंतर है, तो h बराबर 20 ले लेंगे। तो इसलिए बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए, L1 प्लस फिर ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे h। ठीक है, सूत्र को याद रखिए अच्छे तरीके से। एक बार, दो बार, तीन बार आप लिख के याद कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे कैसे F0, F1, F2। सबसे ज्यादा जो होता है उसको पहले F1 मानिएगा, उसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, इस तरह से करके यहाँ रखिएगा। इसके सीध में, F1 के सीध में जो ये बहुलक वर्ग है, इसका निम्न सीमा लिया जाता है। निम्न सीमा को L1 से दिखाते हैं। तो चलिए इसमें रखते हैं। तो 60 प्लस F1 है 12 माइनस F0 है 10 बटे 2 गुणे 12 माइनस F0 का मान 10 माइनस F2 है 6 और गुणे h का मान 20। तो 60 प्लस घटाएंगे इसको तो 2 बटे ये 24 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 गुणे 20 बराबर 60 प्लस 20 दूना 40 बटे 24 में से 16 घटाएंगे 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 बराबर 60 धन 5 बराबर 65। तो यहाँ पे जो 65 निकल के आ रहा है बहुलक, यही जो है आंसर हो जाएगा। इस आंकड़े का जो बहुलक है वो 65 निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 का अंग। प्रश्न संख्या 2 के अंग में द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना है। बहुत ही छोटा है, आसान है। इसको देखिए, दूसरे का अंग, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। इसके मूलों को ज्ञात करना है, यानी x का मान निकालना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र विधि, सीधाचार्य का जो सूत्र होता है उससे भी लगा सकते हैं और गुणनखंड से भी लगा सकते हैं। तो गुणनखंड से कैसे लगा सकते हैं, देखो भाई, 3 है 2 है तो 3 दूना 6 देगा, 3 गुणे 2 6 देगा। अब 6 का ऐसा 2 गुणन बनाना है कि गुणा करने पर तो 6 है लेकिन जोड़ने पर 2 कड़ी में 6 है। तो ये √6, दूसरा भी √6, कड़ी में 6 कड़ी में 6। अगर आप जोड़ेंगे दोनों को तो 2 कड़ी में 6 आएगा, यानी इसको हम कड़ी में 6 धन कड़ी में 6 में बांट सकते हैं। तो ये लिखेंगे 3x² माइनस कड़ी में 6x माइनस कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ माइनस है इसलिए दोनों माइनस लेना है। इसके बाद इसमें कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन ये जो 3 है, इसमें कड़ी में 3, इसमें भी कड़ी में 3, तो कड़ी में 3x ये भाग दे दीजिए, कॉमन कर दीजिए, तो बचेगा कड़ी में 3x माइनस इसमें कड़ी में 2। ठीक है, माइनस ये कड़ी में 2 इसमें और इसमें भी कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 कॉमन, तो बचेगा कड़ी में 3x माइनस यहाँ बचेगा कड़ी में 2 बराबर 0। तो कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 दोनों में मिल रहा है, तो एक कोष्ठक में कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 और दूसरे कोष्ठक में जो बाहर वाला है कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 2 बराबर 0। गुणनखंड आ चुका है, दोनों गुणनखंड देखिए एक जैसा है। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूं तो कड़ी में 3x बराबर पक्षांतर होकर कड़ी में 2, तो x बराबर
कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3, या फिर पूरा अंडर रूट 2/3। कड़ी में 2/3 जो आया है वही इसका भी आएगा, यानी कि जो x का जो मूल आ रहा है कड़ी में 2/3, इससे दोनों से सेम है, तो कड़ी में 2/3 को 2 बार लिख दीजिए। तो इसके जो मूल है, इसका मूल एक समान आ रहा है। और इसको लगाने का दूसरा तरीका क्या है, a b c पता कर लो। a कितना है 3, b है -2 कड़ी में 6 और c है 2। तो जो a b c है इसको श्रीधराचार्य का सूत्र में रख देते हैं। x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसमें जब आप रखेंगे तो x के एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर के x के 2 मूल यही आ जाएंगे। तो चाहे जिससे लगाइए, 4 अंक का प्रश्न है, आपको मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 का च, ये लास्ट होगा। ये देखिए ल स म स ज्ञात करने वाला सवाल है। दूसरे का च है, इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है 867 255 का ल स ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो पहले इसका ल स ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। 867 का गुणनखंड तो किससे भाग जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक पर विषम संख्या है, तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से भाग देना है अगर, तो चेक करो, जोड़ो इनको। तो 8 6 14 7 21, 21 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी जाएगा 3 का भाग, तो 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, 289 आया। 289 जो है देखिए भाई 17 का वर्ग है, यानी 17 का भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, फिर 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17। तो 867 का गुणनखंड आया 3 × 17 × 17। उसके बाद 255 है, 255 का गुणनखंड, तो ये देखिए किससे भाग जाएगा, 5 से जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है, तो पहले 5 से भाग दे दो। और 5 से पहले 3 चेक करो, 3 से भाग जाएगा, 5 5 10, 10 2 12, 12 में 3 का भाग जाएगा, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 8 24, 3 5 15। अब 5 से दीजिए, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 से दीजिए, 17 एकम 17। तो गुणनखंड आ चुका है। अब इसका ल स जो निकालेंगे, तो ल स बराबर, कैसे ल स निकालते हैं देखिए, बहुत आसान है और ये पूछा भी जाता है। सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो दोनों में देखिए 3 मिल रहा है और दोनों में 17 मिल रहा है, तो 3 × 17। अब जो बचे हैं उसको उतार लेते हैं। ये 17 है, ये 5 है, इसको भी उतार लो। 17 × 5 गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, 3 5 15 ले लेते हैं। 17 × 17 289 होगा। अब 15 से गुणा करिए, तो 15 9 135 की 5 हासिल आया 13, 15 8 120 और 13 133 का 3 हासिल, फिर 13 आएगा। 15 दूना 30 और 13 43, 4335 ये इसका आंसर होगा। ये 2 अंक का प्रश्न था। और इसका जो सेकेंड पार्ट है 867 और 255 का म स निकालना है। तो म स में जो कॉमन होता है दोनों में, बस वही लिया जाता है। तो बस यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपने गुणनखंड किया हुआ है, इसलिए बस जो दोनों में कॉमन है 3 मिल रहा है और दोनों में 17 मिल रहा है, तो 17 तिया 51 हो जाएगा। तो इसका जो म स होगा वो 51 हो जाएगा। ठीक है, 4335 ल स और म स 51 हो जाएगा। तो ये भी 2 अंक का है, यानी मिलाकर के 2 2 4 अंक का हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों प्रश्न संख्या 1 और 2, जो कि खंड ब में 2 अंक और 4 अंक के प्रश्न है, ये पूरा कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो है, जो 6 अंक वाले जो प्रश्न है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 अंक वाले, उसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा। लेक्चर नंबर 3 होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये सेट नंबर 4 तब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।